हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन, नेक्स्ट जो एग्जाम होना है आपका पीजीटी के लिए, उसके लिए भी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपना मंडे से लेक्चर लगाना शुरू कर देंगे। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ठीक है, बाकी साथ साथ जुड़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती क्योंकि एग्ज़ाम का नहीं पता बच्चों 2 मंथ्स में हो जाए, 3 मंथ्स में हो जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है बच्चों, मार्च एंड या अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए हरियाणा के अंदर। और दिल्ली का भी यही सीन है। DSSB में जो पीजीटी की पोस्ट है उनका भी मुझे लगता है कि हो जाएगा जल्दी एग्ज़ाम। तो हम इसमें इस कोर्स को कंप्लीट करने में 2 से 3 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन से शुरू करें। तो बच्चों, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है आपका नेटवर्क, ठीक है। क्या टर्म यूज की मैंने, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस यानी कि सेम टाइप के कंप्यूटर से, ठीक है, सेम टाइप के कंप्यूटर या सेम टाइप के डिवाइसेस, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस। अब सेम और डिफरेंट टाइप में क्या डिफरेंस है, ऐसे सिस्टम जिनमें एक ही टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, और हेट्रोजीनियस में जहाँ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिफरेंट हार्डवेयर है, ठीक है। तो उन सब सिस्टम का आपस में हम कम्युनिकेशन जो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, ये आपकी एक सेंडर मशीन है, ठीक है, और ये है आपकी रिसीवर मशीन, ठीक है। ये सेंडर हुआ, ये आपका रिसीवर हुआ। अब क्या सेंडर क्या करना चाहता है, एक मैसेज सेंड करना चाहता है M1, किसको, M2 को। वो कैसे सेंड करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन। कैसे सेंड करेगा, किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू वो अपना मैसेज जो है, M1 ही है बच्चों, ये अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट करेगा यहां से दूसरे एंड तक, ठीक है। तो अब बच्चों, ये जो कनेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही तो डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन मीडिया है बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है, आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसके बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, जैसा हम इस टॉपिक पर आएंगे ना, जब हम फिजिकल लेयर कंप्लीट करेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो सबसे पहले जो कनेक्शन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बच्चों कनेक्शन की, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, इट इज अ सेट ऑफ मेथड्स और स्टैंडर्ड्स दैट मस्ट बी फॉलोड बिटवीन 2 डिवाइसेस, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड दोनों मशीन फॉलो करती हैं तभी उनमें कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये है प्रोटोकॉल। इन अदर वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैसेज सेंडर भेज रहा है M1 मैसेज, दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर, ठीक है। किसके थ्रू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिसीवर के थ्रू, ठीक है। कि जो भी मैसेज भेजे वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपके सेंडर ने डेटा को सेंड किया है, मैसेज को सेंड किया है, और वो तभी पहुंचेगा जब दोनों ही मशीन एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती होंगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, हमारे पास क्या होता है कि ये तो हो गया आपका, जब 2 डिफरेंट मशीन है, जब एक ही मशीन के अंदर हमें कम्युनिकेट कराना हो। मान लो ये आपकी एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन के अंदर ही आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। मान लीजिए 5 प्रोसेसेस है, P1 से लेकर P5 तक। आपस में अगर इनमें कम्युनिकेशन कराना हो तो इस प्रॉब्लम को कौन हैंडल करता है, जब सेम मशीन पर आपके बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, उसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन,
ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इस प्रॉब्लम को कौन हैंडल करेगा, इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा बच्चों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कौन सा पार्ट, कर्नल। कर्नल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इसको हैंडल करेगा, बट वन स्टैंड अलोन मशीन पे। ठीक है, जब आपस में P1 P4 से कम्युनिकेट करना चाहता है, P2 P3 से करना चाहता है, या P4 P5 से करना चाहता है, इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा उसको तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये एक ही मशीन के अंदर है। बट नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, नेटवर्क की जरूरत हमें तब पड़ी जब हमारे पास दो अलग अलग मशीन है, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जब दो मशीनों के बीच में, दो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या बताई मैंने, एक तो कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन आपका वायर्ड और वायरलेस कोई भी हो सकता है। दूसरा एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए दैट मस्ट बी फॉलोड बाय टू पार्टीज। ठीक है, तो दोनों मशीन्स जो है वही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगी, तभी आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखो बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास मान लो ये मशीन जो है ये है इंडिया के अंदर और ये है यूएस के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, आपने किसी को मेल करनी है और आपका अकाउंट है गूगल पे, जीमेल पे आपका अकाउंट है, तो आप क्या करें, इंडिया के अंदर एक मशीन है जो मेल भेज रही है, किसको, उस मशीन को जो यूएस के अंदर है। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्क फैसिलिटी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हुआ है कि आप इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी डेटा भेज पा रहे हो, वो आपका सिर्फ नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने स्टार्ट देखो 7-8 वीडियो डली हुई है, उससे आगे का जो पोर्शन करेंगे ना, उसमें पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करके जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वो जो चीज़ है ना, जब आप एक मशीन जो दूसरी कंट्री में है उसको भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं, ये सब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना है कि दो मशीन्स जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है, वो भी आपस में कम्युनिकेशन कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराता है, या यू कैन से व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो बच्चों फंक्शनैलिटीज हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी देखते हैं कैसे। यस स्टूडेंट, जो कंप्यूटर नेटवर्क की फंक्शनैलिटीज हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारी मैंडेटरी जो कि कंपलसरी है, एक है ऑप्शनल जिसको आप रख भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, अब जो मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज हैं वो क्या क्या हैं, ये देखो। सबसे पहले एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल, जब आप एक मशीन से दूसरी मशीन तक डाटा भेज रहे हो तो विदाउट एनी एरर वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को हैंडल करनी पड़ेगी प्रायोरिटी पे। दूसरा क्या है बच्चों, फ्लो कंट्रोल। अब मैंने बताया कि जो आपका नेटवर्क है ये हेट्रोजीनियस सिस्टम पे भी काम करता है, किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, किसी की स्लो होगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि सेंडर क्या है कि डाटा बहुत स्पीड में भेज रहा है और जो आपका रिसीवर है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि उस डाटा को उसी रेट से वो एक्सेस कर पाए, रिसीव कर पाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना पड़ेगा आपके नेटवर्क को, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका एरर कंट्रोल हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया। एक बच्चों मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग
ठीक है, और राउटिंग, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, मान लो यहां पर एक ही कनेक्शन है, ठीक है, क्या है, आपके पास एक ही कनेक्शन है और आपको इस कनेक्शन के थ्रू बहुत सारी मशीन से डेटा को भेजना है। मान लो यहां पर आपके पास कितनी मशीन है, यहां पर आप मान लो 1 2 3, तो आपके पास ये जो 3 मशीन है ना, इन तीनों मशीन का डेटा आपको इस लाइन पर, आपको इस केबल पर ट्रांसफर कराना है, ठीक है। तो जैसे यहां पर M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो क्या होगा M1 M2 M3। तो इसे कहते हैं बच्चों मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या किया आपने, जब बहुत सारी मशीनें हैं नेटवर्क के अंदर, तो बहुत सारी मशीनें हैं, तो वो सारी की सारी डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती हैं, तो क्या करेंगे, उन सभी मशीन के जो भी मैसेजेस हैं उनको आप एक ही कनेक्शन पे ट्रांसमिट करेंगे, इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और ये जो चीज होती है बच्चों, ये होती है हमेशा सेंडर एंड पे, ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है। और जो रिसीवर एंड पर होता है बच्चों, वो होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, अब आपके पास यहां पर भी अब 3 मशीन से डेटा आया है, जरूरी नहीं कि वो तीनों मशीन क्या एक मशीन को डेटा भेजेंगी, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। तीनों मशीन कितनी, तीनों डिफरेंट मशीन पे डेटा भेजेंगी, ठीक है। ये M4 पे जाएगा, ये M5 पे, M6 पे, तो M4 पे जाना है M1, M5 पे जाना है M2 और M3 पे जाना है M6। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है आपका डीमल्टीप्लेक्स, जिसको आप डीमक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका मल्टीप्लेक्सर। तो हमेशा सेंडिंग एंड पर मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं और रिसीवर एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर यूज होता है। और आपको ये पता चल ही गया कि मल्टीप्लेक्सर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको ये जो बैंडविड्थ है, आपके पास जो ये केबल है, ठीक है, ये जो कनेक्शन है, आपको इसका मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। और मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो, जो बहुत सारा डाटा आप इस मशीन पे, इस लाइन पे, इस कनेक्शन पे ट्रेवल कराएंगे, तभी आप इसका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक मशीन ने भेजा, उसने उसको भेज दिया, फिर ये वेटिंग में चली गई। तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट जो है यूज करते हैं। ये भी हमारी एक मैंडेटरी है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इनका हम फुल फ्लैश यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। अगला है बच्चों राउटिंग। अब राउटिंग क्या है, अब मैंने बताया कि M1 मैसेज जाएगा M4 को, M2 जाएगा M5 को, M3 जाएगा M6 को, ठीक है। अब ये वैसे तो मैंने मैन्युअली करके बता दिया, बट यहाँ पर राउटिंग की जरूरत होगी, ठीक है। अब ये आपके नेटवर्क को पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज किस मशीन के लिए है। ऐसा तो होता नहीं है कि मैं आपको मेल भेज रही हूँ और वो किसी दूसरे को चली जाए। वो दूसरे को कब जाएगी, वो तभी जाएगी जब मेरा मेल एड्रेस जो है गलत होगा, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो राउटिंग होगी ना बच्चों की, मैसेज M1 जो है वो किसको जाना चाहिए, वो मशीन 4 को ही जाना चाहिए, वो 5 और 6 के पास नहीं पहुंचना चाहिए। इस टाइप का जो डिसीजन होगा वो भी आपका नेटवर्क ही लेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको गलत गलत मैसेजेस मिलने लग जाएंगे, ठीक है। आप किसी को जानते नहीं और आपको वहां से मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसको लगेगा कि एक मेल जो है एक डेजिग्नेटेड पर्सन को जा रही है, बट आप डेजिग्नेटेड पर्सन हो ही नहीं उस मेल के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए राउटिंग जो है मेन आपका फंक्शनैलिटी होती है, जो नेटवर्क को परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंडेटरी में आ गया, एरर भी हैंडल करना है आपको, फ्लो भी हैंडल करना है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करनी है और राउटिंग भी करनी है, ये तो है मैंडेटरी। अब जो ऑप्शनल में देख लो, ऑप्शनल के अंदर है बच्चों सिक्योरिटी, ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये क्या है, ये ऑप्शनल है। अगर आप सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं करते तो बेसिक जो है वो तो करेगा ही करेगा। ये सेम चीज यहाँ पर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, कि आप मैसेज को एनक्रिप्टेड वे में भेज रहे हो या फिर आप ऐसे का ऐसा जो आपका मैसेज है उसको एज इट इज भेज रहे हो
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे उतना ही आपका नेटवर्क एफिशिएंट रहेगा, ठीक है, रिलायबल होगा। तो ये जो फंक्शनलिटी हम एड ऑन पर लेकर चलते हैं, और ये जो है ये आपकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, ये आपकी सेकेंडरी फंक्शनलिटीज़ हैं, ये आपकी बेसिक फंक्शनलिटी है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये जो मेन फंक्शनलिटीज़ मैंने बताई, ये वाली 5-6 फंक्शनलिटीज़ मेन में लेकर चलता है, ये ऑप्शनल में लेकर चलता है। तो ये है बच्चों आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो। अब हम पढ़ेंगे ना OSI मॉडल। अब जो OSI मॉडल है ना बच्चों, OSI मॉडल के बारे में मैं बिल्कुल ये रिलेट करके बता दूंगी कि OSI की जरूरत क्यों पड़ी। देखो ये चीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, अगर ऑब्जर्व कर लिया है ना इसको, तो आप ही बता देंगे मुझे कि OSI की जरूरत क्यों पड़ी। OSI आप जैसा कि जानते हैं कि OSI मॉडल है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। किसने डेवलप किया था? ये ISO ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। इसके अंदर ना बच्चों 7 लेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं 7 लेयर्स का भी डायग्राम बना दूंगी। उससे पहले एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो ये फंक्शनलिटीज आपका नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, तो ये जो फंक्शनलिटीज हैं बच्चों, ये लेयर्स के थ्रू ऑपरेटिंग OSI की जो आपकी लेयर्स है, मॉडल की जो लेयर्स हैं, वो ये फंक्शनलिटीज परफॉर्म करती हैं। आपने क्या किया, पूरे इस नेटवर्क को ना लेयर में डिवाइड कर दिया। एक लेयर को आपने डिफाइन कर दिया कि एक पर्टिकुलर लेयर क्या है, ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेगी, दूसरी लेयर दूसरी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेगी, तीसरी लेयर तीसरी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेगी। जैसा आप जानते होंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि ऑलरेडी आपको थोड़ा सा आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कौन करता है? आपका डेटा लिंक लेयर करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग कौन करती है? आपकी फिजिकल लेयर करती है। राउटिंग कौन करता है? आपका नेटवर्क लेयर करता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर करती है। एक होता है बच्चों डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल ये भी आपकी एक ऑप्शनल फंक्शनलिटीज है। और डायलॉग कंट्रोल पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायलॉग कंट्रोल होता क्या है, फिर आप समझ जाएंगे कि कौन सी लेयर परफॉर्म करती है। अब मान लो बच्चों 2 मशीन है, एक है सेंडर, दूसरी है रिसीवर। अब सेंडर क्या करेगी, अपना डेटा भेजने से पहले ना एक रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट क्या है, जब आपकी रिसीवर मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी ना रिक्वेस्ट को, तब वो उस मैसेज को भेजना सेंड करना शुरू कर देगी आपकी सेंडर मशीन, ठीक है। और रिसीवर मशीन उसी स्पीड से उसी मैसेज को रिसीव करना शुरू कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी सेंडर मशीन का जो डाटा उसको सेंड करना था वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो उसको एक कंप्लीट का मैसेज भेज देती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब आपकी 2 मशीन नेटवर्क के अंदर होती हैं, आपस में उनका जब कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पर एक सेशन जनरेट होता है जिसको आप डायलॉग कंट्रोल बोलते हो बच्चों, ठीक है। डायलॉग कंट्रोल और सेशन एक ही चीज होता है। जब आप 2 मशीन के बीच में एक सेशन जनरेट कर देते हैं कि नाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, फिर वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन के बाद एक मैसेज आ जाता है कि नाउ आई हैव सेंड कंप्लीट डेटा, ठीक है। तो कंप्लीटेड डाटा भेजने के बाद उनका जो सेशन है वो आपका रिलीज कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं बच्चों डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल कौन सी लेयर करती है? आपकी सेशन लेयर करती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज है बच्चों, इन सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कराना जरूरी है, इसीलिए आपके पास OSI मॉडल आया। OSI मॉडल ने क्या किया, हर एक लेयर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, जिसकी वजह से जो नेटवर्क की फंक्शनैलिटीज हैं वो इजीली परफॉर्म हो जाए विदाउट एनी इंटरफियर, ठीक है। तो इसलिए आप OSI मॉडल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम OSI मॉडल को पढ़ेंगे, OSI की कौन कौन सी लेयर हैं, ठीक है। और जो डिटेल है ना बच्चों, वो हम 1 बाय 1 आगे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर होंगे ना उनमें हम करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली व्हाट इज OSI मॉडल एंड व्हाट आर इट्स लेयर्स। यस स्टूडेंट, ये है आपका OSI मॉडल। OSI मॉडल में आपको पता है कि 7 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं? प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सिली पर्सन एडवाइस। आपको आता होगा क्योंकि HTET आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, ठीक है। फिर भी देखो
इस P का मतलब क्या है, फिजिकल लेयर, D डेटा लिंक लेयर, N नेटवर्क लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर, S सेशन लेयर, P प्रेजेंटेशन लेयर और फिर ये है एप्लीकेशन लेयर। क्या बताया मैंने इसके लिए, आप याद कर सकते हो। अगर किसी को याद नहीं हो पाती है, मुश्किल लगती है, तो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सिली पर्सन एडवाइस। इससे क्या होगा कि आपको लेयर्स इसी मैनर में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों आपको ये पता है कि OSI मॉडल क्या है। जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे नेटवर्क के अंदर, दोनों ही मशीन OSI मॉडल पर होनी चाहिए, ठीक है। एक वही मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल, तो इस मशीन को भी वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इस मशीन को भी, ठीक है। अगर दोनों मशीन एक ही मॉडल को फॉलो करती हैं तब आपस में कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सेंडर मशीन पे भी आपका OSI मॉडल रन होगा और रिसीवर मशीन पे भी आपका OSI मॉडल जो है रन होगा, ठीक है। अब सेंडर मशीन से क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेंडर क्या है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बैठा है, ठीक है। कि यूजर कहाँ होते हैं, एप्लीकेशन लेयर से ऊपर होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस, वो क्या करते हैं, हमारी मशीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो सेंडर जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो पहले एप्लीकेशन लेयर पर आएगी, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पर, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा और फिर फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या है आपकी, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो है सारा हार्डवेयर यूज होता है। यहाँ पर एक मीडिया यूज होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे कनेक्शन होगा, वायर्ड और वायरलेस कोई भी, जिसके थ्रू जो फिजिकल लेयर में जो बिट्स आई हैं, जो भी आपका 0-1 की फॉर्म में जो भी डाटा आया है, वो क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल लेयर से जो डाटा आया उसको फिजिकल लेयर ही हैंडल करेगी। उसके बाद डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग कर देगी, कंबाइन कर देगी, फिर नेटवर्क लेयर का काम आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट का, सेशन का, प्रेजेंटेशन का और एप्लीकेशन का। तो इस तरीके से बच्चों जो है आपका नेटवर्क में आपस में दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। अब हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम सबसे पहले एक एक लेयर को उठाएंगे बच्चों, फिजिकल लेयर को उठाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं इसे प्रीवियस वाले वीडियो में कि हम किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ेंगे। हम फिजिकल लेयर के अंदर जो जो फिजिकल लेयर फंक्शनलिटीज परफॉर्म करती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा जैसे ट्रांसमिशन मीडिया है वो पढ़ेंगे, किस मोड में कम्युनिकेशन होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, जो जो फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटीज हैं उनको हम पहले डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर पर जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी लेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिएगा। और लास्ट में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको जब भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।